राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 151। अब बात की जाती है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की जाती है। पद, जो राष्ट्रपति का पद जो है, आर्टिकल 52 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद के बारे में। राष्ट्रपति के जो पद है उसके बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिक्यूटिव। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका जो होती है ये एक्सिक्यूटिव होती है। इसमें क्या होते हैं? अधिकारी, कर्मचारी होते हैं। जो नियम बनाया जाता है, जो नियम बना के जो एक्ट बनता है, उस एक्ट को लागू करना, उसको मैनेजमेंट करना अधिकारी काम होते हैं। जो प्रशासन को मैनेजमेंट करना, प्रशासन संभालना, अधिकारी, कर्मचारी, जितने मंत्री, सभी इसमें आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? कार्यपालिका में। ठीक है, जो मंत्री उसमें भी आते हैं, कार्यपालिका में भी आते हैं, विधायिका में बनाते हैं। जब विधायिका में कानून बनाएंगे तो मंत्री उसमें भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? काम करेंगे तो किसमें आ जाएंगे? कार्यपालिका में आ जाएंगे, एक्सिक्यूटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो कार्यपालिका है, इसमें अनुच्छेद की बात की गई तो अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद जो 53 है कार्यपालिका के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के बारे में बात करता है। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है, वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर मंत्री को हटाना है, किसी भी मंत्री को हटाना है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कान कहेंगे कि भाई इस मंत्री को हटा दो। और मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर ही क्या होगा? प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? मंत्री को हटा देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्यपालिका। एक्सिक्यूटिव। ठीक है, एक्सिक्यूटिव। उसके बाद विधायिका, लेजिस्लेटिव। उसके बाद है न्यायपालिका, न्यायपालिका। जुडिशियरी। ठीक है, कार्यपालिका का काम क्या है कि जो विधायिका है उसका काम है, कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। कानून कब बनाए जाते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होते हैं। इन्हीं में ही जितने सत्र होते हैं, इन्हीं में ही क्या कराया जाता है? कानून बनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं सत्रों में क्या कराया जाता है? जो MP MLA हैं आते हैं, बैठते हैं और इसी सत्रों में क्या करते हैं? कानून का बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाते हैं। तो कानून कहाँ बनाए जाते हैं? जो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हैं, इन्हीं में क्या कराया जाता है? कानून बनाया जाता है। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है, इसमें कानून बना दिया जाता है। ठीक है, इसमें बनाने के बाद
अब जो कानून बन गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, किसको लागू कराने का काम क्या है, लागू जो है लागू कराने का कर्मचारी जो अधिकारी हैं प्रशासन के, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, इनका काम क्या है। और वहां से लेके जो कर्मचारी, जैसे हम लोग ले लेंगे तो हम किस में जाएंगे, कार्यपालिका में जाएंगे, एक्सिक्यूटिव जाएंगे। जो भी आदमी सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सब किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, एक्सिक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, जितने नौकरी कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, सब किस में आते हैं, एक्सिक्यूटिव में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। अब विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना है। ठीक है, कानून कैसे बनती है, अगर बात की जाती कानून, जैसे मान लो संसद है, ठीक है, जो संसद होते हैं, संसद का कहने का मतलब जो हुआ संसद, संसद का मतलब जो है संसद, संसद अनुच्छेद 79 में आती है। कितने में आती है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन 3 अंग हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और एक हो गया राष्ट्रपति। कौन हो गए, राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए। तो संसद कितने अंग है, 3 अंग है। तो 3 अंग है संसद के। अब बात की जाती है, अब जी संसद कितने में आ रही है, 79 में आ रही है। ठीक है, और जो राज्यसभा है वो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है, और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में आती है। तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं, लोकसभा में मान लो कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी है, 245 सीटें हैं, 245 सीटें। अब यहाँ कितनी है, लोकसभा में 545 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी है, 245 सीटें हैं। अब कोई भी प्रस्ताव रखा गया, जैसे मान लो हम बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, अगर सीए की बात की जाती है, सीए, तो इसका मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ से रखा गया प्रस्ताव, यहाँ से पास होगा। इस प्रस्ताव को पहले लोकसभा में रखा जाएगा, किसी भी सदन में रख सकते हो, तो लोकसभा से पास होना जरूरी है। ये प्रस्ताव यहाँ से पास हो गया, फिर प्रस्ताव राज्यसभा से पास होके जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पास हो गया, फिर आएगा यहाँ पे। तब तक ऐसे आएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसको बिल कहा जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो तब तक क्या रहेगा, प्रस्ताव रहेगा, बिल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, इस पे अपनी मोहर लगा देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये बन जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा नियम, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। पहले बिल था, बाद में क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जब लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था। ठीक है, पास होकर चला गया था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, तब तक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तब तक इसका नाम क्या था, बिल था। अब एक्ट कब बन गया, जब राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मोहर लगा दी। ठीक है, चिड़िया बैठा दी, तो क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। अब जो हो गया कानून। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए संसद कितने अंग हैं, तो इस तरीके से प्रस्ताव बाद में एक्ट में बदल जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, तो अब नियम बनाने का काम किसने करा, ठीक है, नियम यहाँ बना। और ठीक है, तो ये क्या होगा, विधायिका क्या करती है, विधायक काम है कानून बनाना। ठीक है, और कब बनाएगी, 3 सत्रों के बीच में, जब उसको फुर्सत मिलेगी। ठीक है, इधर से राजनीति से फुर्सत मिलेगी, प्रचार प्रसार से, तब 3 सत्र हैं, उन्हें जाके बैठेंगे, जाके और अपने कानून को बना देंगे। बजट सत्र मिलेगा, मानसून सत्र होगा, और शीतकालीन सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, वो काम करने के सत्र होते हैं। ठीक है, वहां पे कानून बनाना है उनको। ठीक है, कानून आ दिया। अब क्या होना है, कार्यपालिका उसको क्या करेगी, लागू करेगी। कर्मचारी, अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, नीचे किस तरह से, ऊपर से लेके नीचे तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कानून को। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, जुडिशियरी है। इसमें क्या आता है, हाई कोर्ट आ जाता है आपका। ठीक है, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक, इसका काम है न्याय का। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो आपने इतना जान लिया कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है।
अब आगे देखते हैं निर्वाचन। निर्वाचन 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 की बात की जाती है तो निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बात की गई। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसके बारे में बात की कि आर्टिकल अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कही गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा। भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो इसके बारे में संविधान में कहा गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित क्या है, बताया गया है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आम जनता वोट डालती है, नहीं डालती। आंसर क्या आया, नहीं डालती। जो जनता ने चुने हैं सदस्य, जैसे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता ने चुन के भेजा है। जो जनता ने चुन के भेजा है वो ही व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति को वोट डालेगा। ठीक है, जैसे एमएलए हो गया, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जनता ने वोट डाला उसके लिए। अब वो अगर कि भाई अगर सब पूरे देश में अगर ये चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी, सभी लोग पहले विधायक का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, फिर एमपी के चुनाव होंगे, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो पूरा देश इस चुनाव में ही लगा रहेगा। तो जनता ने जिनको चुन के भेजा है वो ही अपना मत डाल देंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। अब कैसे कैसे क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। अब एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली क्या होती है, इसके लिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे आपने देखा एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ए बी सी तीन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आए हैं, निर्वाचन के लिए आए हैं, कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, उनका हो रहा है निर्वाचन, वोट पड़ रहे हैं, निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने व्यक्ति उतरे हैं, एक व्यक्ति ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, अब इनकी क्या होंगी, वोटिंग होंगी, लोग वोट डालेंगे, जो एमएलए एमपी है। ठीक है, 28 स्टेट की क्या है, राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं, तो 8 यूटी में से 3 यूटी जो होती हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती हैं, और 28 स्टेट जो है वो भी शामिल हैं, और एमपी जो है वो भी शामिल है। ठीक है, और एमएलए भी शामिल है। ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं, आपको समझा भी देंगे। तो ये लोग आके सबसे पहले आएंगे, डालेंगे आके वोट। तो किसी भी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति पसंद लग रहा है, अपनी प्रेफरेंस के आधार डालते हैं, जो जिसको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से नंबर आप डालते जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति आया, उसको एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगा तो उसने 1 नंबर इसको दे दिया, बी उसे अच्छा नहीं लगा तो उसे 3 नंबर दे दिए, और फिर इसको जी अच्छा लगा तो उसको सबसे पहले ए व्यक्ति अच्छा लगा तो उसको 1 दे दिया, और जबकि सबसे खराब उसको लगा दूसरे नंबर सी अच्छा लगा उसी को 2 दे दिया उसने। उसके बाद उसने 3 दिए। अब दे दिया 1 2 3 लोग थे, तो सबको अपने प्रेफरेंस के आधार पर उसने क्या दिया, वोट डाल दिया, आया दबा दिया बटन आगे, यहाँ दबा दिया, यहाँ दबा दिया। लेकिन जो सबसे पहले उसको पसंद लगा उसको 1 दिया, सेकेंड नंबर जो अच्छा लगा उसको 2 दिया, और तीसरे स्थान पे उसकी मजबूरी 3 देना ही देना है। अब कोई व्यक्ति उठेगा, इसको दे, कोई आएगा उसको जो अच्छा नहीं लगा तो 3 देगा, इसको 1 दे देगा, इसको 2 देगा। फिर कोई आएगा तीसरा व्यक्ति वोट डालने के लिए, फिर इसको दे देगा 2, फिर इसको दे देगा 1, इसको दे देगा 3। फिर आएगा कोई व्यक्ति उठ के, फिर इसके लिए दे देगा 1। ठीक, इसके लिए कितना दे देगा, 1 दे देगा, इसको दे देगा 2 और इसको दे देगा 3। फिर कोई व्यक्ति आएगा उठ के, तो इसको 3 दे देगा, और इसको 1 दे देगा, और इसको दे देगा 2। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि जो वोट डाले जाते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, और आप उठा के वोट डाल दो। ठीक है, अब देखो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 नंबर की प्रेफरेंस किसको दी गई ज्यादा है। तो इसको किसी ने 1 नंबर की प्रेफरेंस दी ही नहीं कि भैया ये पहले व्यक्ति आए, किसी ने पसंद ही नहीं किया इस व्यक्ति को। सी व्यक्ति जो है इसको किसी ने पसंद ही नहीं किया कि 1 नंबर दिया जाए कि जो आगे आए। ठीक है, तो ये तो भाग हो गए। अब इसको 1 2 3, इसको तीन लोगों ने कहा कि ये सबसे पहले आए,
इसकी प्रेफरेंस कितनी थी 3, इसे 3 लोगों ने पसंद किया, इसको 1 2, तो इसको 2 लोगों ने पसंद किया, तो कौन जीत गया? बी वाला जो हो गया। प्रथम चरण का चुनाव पूरा हुआ, प्रथम चरण की वोटिंग हो गई, प्रथम चरण अब प्रथम चरण में क्या हुआ कि बी वाला व्यक्ति क्या होगा? जीत गया। बी वाला व्यक्ति जीत गया। क्यों जीत गया? इसको एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा लोगों ने दी ना, इसको पसंद ज्यादा लोगों ने किया, तो ये क्या हुआ? इसको 3 मिल गए, और इसको 1 मिला, 1 इसको भी मिला, तो इसको कम लोगों ने पसंद किया तो 2 मिलेगा। तो जीत किसकी हो गई? बी वाले व्यक्ति की जीत हो गई, तो ये व्यक्ति क्या हुआ? जीत गया। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता? बी व्यक्ति जीत गया। तो इसे जो अनुपातिक दिया, जो हमने अनुपात दिया 1 3 2, इसे कहते हैं अनुपातिक प्रणाली। जो आपने अपनी चॉइस से दिया गया है, जो अपनी पसंद से दिया गया, प्रेफरेंस के आधार पे आपने वोट डाले, उसे कहा जाता है अनुपातिक प्रणाली। उसे कहा जाता है अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है। अब जो व्यक्ति हार गया, जो व्यक्ति चुनाव में जो सबसे बुरी कंडीशन थी, उसके वोट उठा के जो व्यक्ति जीतता है उसी के वोट में जोड़ दिए जाते हैं। जो व्यक्ति जीतता है और जो व्यक्ति हार गया है, शुरू में ही हार हो गया, उसके वोट उठा के इसके व्यक्ति जो शुरू में इसे किसी ने पसंद किया लेकिन ये हार गया, जे जीता, जे इससे जीत गया, जे चुनाव नहीं जीत पाया लेकिन जे जीता, इसके मतलब उपविजेता रहा लेकिन जे बाहर हो गया, तो जो बाहर हो गया उसके वोट उठा के इसके वोट में जोड़ दिए जाएंगे जो व्यक्ति जीत गया। तो इसको कहा जाता है, इस घटना कहा जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, जिसको इसके वोट उठा के बी वाले व्यक्ति दे दिए तो कहा जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। अब चुनाव वोट कैसे पड़े? अप्रत्यक्ष, क्योंकि जनता ने सीधे वोट नहीं डाले, इसलिए इसको कहा गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जनता ने इसको वोट नहीं डाले हैं, जनता ने जिसको निर्वाचित किया, जिसको सेलेक्ट किया, उसने जाके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? आगे पर देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन। अब निर्वाचन कैसे हो गया, आपने इतनी बात समझ ली। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या, अनुपातिक प्रणाली क्या है, और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है। अब देखो हम देखते हैं इधर। ठीक है, इस चीज को हम देख लेते हैं, बेसिकली इस चीज को हम देख ले रहे हैं क्या। ठीक है, ठीक है, निर्वाचन। अब देख लेते हैं निर्वाचन कैसे होता है इनका। ठीक है, तो एक निर्वाचन की बात की जाती है तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी संसद, ये लोकसभा है, और ये है आपकी राज्यसभा। ये क्या है? ये आपका है, ये है आपकी संसद, और ये क्या है आपका? विधानमंडल। ठीक है, संसद के बारे में कई बात की गई, अनुच्छेद 79 में बात की है। विधानमंडल के बारे में बात की गई है 168 के बाद, अनुच्छेद 168 में। तो यहाँ पे विधान सभा हो जाएगी, विधान परिषद हो जाएगी। अब क्या होता है, लोकसभा की सीटें कितनी है? 545 है। राज्यसभा कितनी है? 245 है। ठीक है, यहाँ कितने? अब विधान, यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है, इसमें क्या होगा कि इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, यहाँ 2 सदस्य मनोनीत करता है जो आंग्ल इंडियन होते हैं। ठीक है, विधान परिषद में 1 सदस्य क्या होता है?
विधान परिषद, जो विधान परिषद है, विधान सभा जो है, वहाँ एक सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है, तो वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है, अगर बात की जाती है लोकसभा की, लोकसभा, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, वोट डालते हैं किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन आंग्ल इंडियन जो सदस्य हैं वो अपना वोट नहीं डालते हैं। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया है कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में, वो भी अपना वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? आंग्ल इंडियन जो होते हैं, आंग्ल इंडियन का मतलब हुआ, आंग्ल इंडियन पीछे वाले वीडियो में बता दिया, आंग्ल इंडियन का मतलब हुआ जिनके पिता अंग्रेज थे और माँ इंडियन थी, तो इनकी जो संतानें हुई उसे कहा गया आंग्ल इंडियन। तो 1947 से पहले जो बहुत मतलब जो आंग्ल इंडियन थे लोग बहुत चौड़े बन के चलते थे, मतलब बड़ा वैसे गर्व से चलते थे, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था और जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेजों की हुकूमत के भी आधार पर क्या था, क्योंकि इनका जो जनता में जो काफ़ी वैल्यू थी, क्योंकि इनके बाप कौन थे, अंग्रेज थे, और जो माँ थी वो इंडियन थी, तो काफ़ी चौड़े होकर चलते थे, काफ़ी की लोग उनको मतलब पसंद करते थे। ठीक है, कि पैसा था, रुतबा था, क्योंकि अंग्रेज हैं ही उसमें। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, इनके लोग मजाक उड़ाने लगे, इनको अच्छा बुरा बुरा भला कहने लगे। किसको, आंग्ल इंडियन को, एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन क्या कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। तो अब ये एंग्लो इंडियन, उसके बाद क्या हुआ, अब तो खत्म कर दिया भारत सरकार ने, एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया। अब सरकार क्या आती है कि लोकसभा में आंग्ल इंडियन को मनोनीत नहीं करता, क्योंकि अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा। ठीक है, अगर हुआ भी होगा तो उसकी बहुत ज्यादा एज हो गई होगी, जो अंग्रेज से, जिसके पिता अंग्रेज हो, माता उसकी इंडियन हो। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं इनको क्या होता है, जब राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, राष्ट्रपति क्या करता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब वो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो भैया जो जिसको मनोनीत करेगा वो उसमें वोट नहीं डालेगा, वोट डालेगा तो पक्षपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षपात। ठीक है, पक्षपात हुआ है, इसीलिए एंग्लो इंडियन क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना वोट राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं डालते हैं। एंग्लो इंडियन की बात की गई अनुच्छेद 331 में बात की गई है। ठीक है, इसीलिए एंग्लो इंडियन जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। अब बात होगी राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की। 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान और साहित्य से हों, साहित्य मतलब लिटरेचर से हों, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला होगी, कला का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं वो भी कला है, आप लोक नृत्य कर रहे हो वो भी कला है, और शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं आप वो भी कला है। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं उसमें एक नियम कानून होता है, उसके तहत आपको करना पड़ता है। लेकिन लोक कला नृत्य जो है उसमें कोई नियम कानून नहीं है, जो मन में आए वो अपने गाते रहो। ठीक है, तो इसमें कला में कोई अच्छा है तो उसे मनोनीत कर देंगे राष्ट्रपति। कौन कर देगा, राष्ट्रपति मनोनीत कर देंगे। किसमें, राज्यसभा में। जैसे आपने देखा सचिन के लिए, सचिन तेंदुलकर है तो वो क्या है, कला है, क्रिकेट के खेलना क्या है, कला है, तो सचिन को मनोनीत कर दिया है। ठीक है, ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में मान लो कोई वैज्ञानिक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसने देश के हित में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसे भी मनोनीत कर दिया जाएगा और वो भी क्या कर दिया, राज्यसभा में बैठा दिया जाएगा। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे लिटरेचर है, वो बहुत अच्छा लिख रहा है, लेखन कार्य है उसका है, तो उसे भी मनोनीत कर दिया जाएगा। और मनोनीत करके क्या कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको भी राज्यसभा में बैठा दिया जाएगा, जिससे कि राज्यसभा की शोभा बढ़ सके। जो ऐसे लोग पहुंचेंगे कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से, जिससे इन लोगों से लोग प्रेरित हों और अच्छा कार्य करें और देश को इससे और फायदा हो। तो ऐसे सदस्यों को
जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो मनोनीत कर देते हैं। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो क्या मनोनीत सदस्य भी वोट नहीं डालते हैं? क्योंकि भैया जो राष्ट्रपति ने तो इन्हें निर्वाचित किया, मनोनीत किया, सॉरी, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, और जिस राष्ट्रपति ने मनोनीत किया उसी का चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा, तो क्या होगा? उन्हीं को वोट डाल देंगे, तो पक्षपात होगी, पक्षपात होगा। तो इनको भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने मना कर दिया है। इनको भी मना करा और इनको भी मना करा, ताकि पक्षपात ना हो। ठीक है, तो इसलिए एंग्लो इंडियन जे भी नहीं डालते हैं, और जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी नहीं डालते हैं। तो कौन कौन डालते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। जो लोकसभा के सदस्य आएंगे, जनता ने जिनको चुनकर भेजा वो ही वोट डालेंगे, अर्थात निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहिए कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। विधानसभा के जो विधानसभा के एमएलए होते हैं, एमएलए वो क्या करेंगे? निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। ठीक है, और 3 जो हैं यूटी हैं, 3 हैं यूटी। कौन कौन सी? दिल्ली हो गई आपकी, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी बनी नहीं है। ठीक है, विधानसभा। तो दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू कश्मीर की 3 विधानसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा हो जाता है। तो कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 3 यूटी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित वोट डालते हैं, क्योंकि वहां पे केंद्र शासित है, वहां पे क्या है? विधानसभा है। ठीक है, तो वहां की 3 विधानसभा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। कौन वोट नहीं डाला? एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। एंग्लो इंडियन क्या है? जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपको बता दिया। और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत हैं, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।